today we are going to discuss about the relations and function, and this is the exercise introduction of very first exercise, it is 1.1. In this exercise we will study about types of relation. ठीक है, देखो मैं सबसे पहले एक बात बताऊंगा, दिस इज द सेकंड टफेस्ट चैप्टर इन एनसीईआरटी 12th क्लास. वाई? क्योंकि पहला फर्स्ट टफेस्ट चैप्टर हम 3D को मानते हैं. ठीक है, मैंने आपको 3D के में बताया था कि 3D में क्यों हम उसको टफेस्ट मानते हैं, क्यों रिलेशंस एंड फंक्शन को हम टफ मानते हैं, क्यों और भी कुछ दो अदर चैप्टर्स हैं जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया उसको टफ मानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. क्योंकि इन सब चैप्टर्स में एक चीज़ कॉमन है. वो कॉमन चीज़ क्या है कि प्रीवियस नॉलेज. इन सब चैप्टर्स के अंदर जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया उसमें हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और 11th क्लास की प्रोबेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं. फिर अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, उसमें पिछले स्ट्रेट लाइन्स और टेंजेंट नॉर्मल्स का भी यूज़ है काफ़ी. ठीक है, और डेरिवेटिव्स का यूज़ है. फिर अपना बात करें अगर 3D हो गया, 3D में वेक्टर का पूरा यूज़ है. तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं जिन्हें टफ मानते हैं हम, उनमें बेसिक एक चीज़ कॉमन है कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज नहीं है हमें. और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब उस समझ में नहीं आता तो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता, और इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता तो फिर हम उसको करते भी नहीं है, और जब करते नहीं है तो समझ में भी नहीं आने का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा इंटरेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, तो आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए. ठीक है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आपको नोट करना है और वैसे वैसे आपको रिस्पॉन्स देना है. ठीक है, जहाँ पे मैं कहूँ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वहाँ पे आपको पढ़ना है पॉज करके. ठीक है, नोट करना है. जहाँ पे मैं आपसे आंसर पूछूँ वहाँ पे आप अपनी ही नोटबुक में आंसर दें. ठीक है, फिर उसको मेरे आंसर से मैच करें. तो आपको थोड़ा इंटरेक्टिव पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट द रिलेशंस एंड फंक्शन. सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पिछले साल से. अब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अगर दो सेट हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, लेट दिस बी 1 2 3 4 एंड बी बी अनदर सेट 5 6 7 8. ठीक है, 5 6 7 8 1 2 3 4. तो ए क्रॉस बी क्या होता है? इतना तो हमें पिछले साल से याद होगा, ये बात पक्की है. किसका? एक की पेयर सबके साथ 1 5 1 6 1 7, ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स. एंड वाई वी कॉल इट ऑर्डर्ड पेयर्स. इन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि हम इसे क्यों ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं. एक बार जब पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लूँ, 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 5 4 6 4 6 4 7 4 8. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज अवर कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है. अब बात करते हैं क्या कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. और इन्हें ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऑर्डर में है. इस ऑर्डर का मतलब क्या है कि इन ईच ऑर्डर पेयर द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट and the second element belongs to second set, that is B set. That's why we call them ordered pairs. अब बात करते हैं, ये A क्रॉस B है. अब हम रिलेशन पे आते हैं. रिलेशन फ्रॉम सेट. रिलेशन क्या है? रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B. A सेट का B सेट से रिलेशन, जिसको हम ARB भी लिखते हैं, ARB भी लिखते हैं. ये क्या है? इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम मैनर. एक ऐसा सबसेट तो आप समझते होंगे कि इन्हीं के एलिमेंट्स को लेके एक बनाया हुआ सेट. सबसेट क्या होता है? किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेके हम जो सेट बनाते हैं, किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेके, कुछ या सारे एलिमेंट्स को लेके जो हम सेट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सबसेट. तो कह रहा है इट इज द सबसेट, ए आर बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम मैनर. अब वो मैनर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आर ए बी. देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, उस फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको. ए बी यानी कि आर जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी होंगे. और कैसे होंगे मैं बता रहा हूं. ए एंड बी आर बोथ इवन where A belongs to A and B belongs to B.
कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशन आप बताओ जो क्या होगा, सबसेट, आर क्या है, रिलेशन है किसका, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का। इसमें हमें एक ऐसे सबसेट्स निकालने हैं जिसमें ए और बी दोनों इवन हो और ए से बिलोंग करता हो। जो ए एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट ए से बिलोंग कर सकता हो और जो स्मॉल बी एलिमेंट है वो कैपिटल बी जो सेट है उस पे बिलोंग करता है। तो देखो ऐसा मैंने एक आर लिखा है, क्या, 2 4 2 4 2 6 4 सॉरी 2 6 होगा ये और 2 8 4 6 4 8। देख लो ये इसी का ही सबसेट है और किस मैनर से बाहर निकाल रखा हमने रिलेशन को डिफाइन किया है। अब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि R जो है वो एक ऐसा रिलेशन है जिसमें A एंड B आर बोथ ऑड, वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। ये भी एक क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 5 1 7 और 3 5 3 7। तो यानी कि ये भी हमने एक मैनर बताया, एक रिलेशन को डिफाइन करा और फिर सबसेट बना लिए। तो ऐसे करते करते मैं कितने रिलेशन बना सकता हूं, तो इस बात का एक आंसर है क्या, कि अगर ए के अंदर पी एलिमेंट है और बी के अंदर क्यू एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, पिछले साल की बात याद करो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर पी क्यू। अब देखो इसमें 4 थे उसमें भी 4 थे, 4 और 4 कितना हो गया, 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, 2 की पावर पी क्यू का मतलब समझ रहे हो आप, 4 × 4 यानी कि 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 रिलेशंस पॉसिबल हैं, चेक कर लो। नहीं ये बात समझ में, 2 की पावर 16 रिलेशन समझ रहे हो आप, कितनी बड़ी क्वांटिटी होंगी। इतने रिलेशन हम सिर्फ और सिर्फ क्या, इन 4 एलिमेंट और इन 4 एलिमेंट में बना सकते हैं, जो 4 एलिमेंट के दो जो सेट हैं। तो 2 की पावर 16 रिलेशंस को डिफाइन करना मेरे लिए और आपके लिए समझना बहुत दोनों इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बात करते हैं फिर हमें किस तरह के रिलेशन की बात करनी होगी। कुछ गिने चुने रिलेशंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने आपको ये बताया, थोड़ा सा मैं आपको फंक्शन बताऊंगा थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसको हम ऐसे रीड करते हैं और ऐसे लिखते हैं, एफ सेमीकोलन ए टू बी। ठीक है, एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है, इज आर ऑल्सो अ रिलेशन। फंक्शन इज अ relation, is a type of relation in which no two ordered pair have same first element। ये तो थी पिछले साल की सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, पिछले साल वाली डेफिनेशन 11वीं क्लास वाली, 12वीं क्लास वाली डेफिनेशन, हालांकि ये भी हमने 11वीं में पढ़ी थी लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका बढ़ा हुआ है। क्या है ये, कहते फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, इज अ रिलेशन, फंक्शन भी क्या होता है, रिलेशन ही होता है, इन विच वन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर हम कह सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। हम काफ़ी फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें इनटू, ऑनटू, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव बहुत कुछ पढ़ने वाला है। तो कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि समझो क्या मतलब, ध्यान से देखेंगे हम, एक फंक्शन लिख रहे हैं हम, दैट इज ए बी एंड सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 5, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 5, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं, ए किससे बिलोंग करेगा, ए से, एंड बी किससे बिलोंग करेगा, बी से। ए की वैल्यू मैंने क्या ली, ए की वैल्यू मैंने 1 ली, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 6। ए की वैल्यू मैंने 2 ली, बी की वैल्यू 7 आनी है। ए की वैल्यू मैंने 3 ली, बी की 8 आनी है। ए की वैल्यू मैंने 4 ली, बी की 9 आनी है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी बिलोंग्स टू बी होना था। ठीक है, दिस इज फंक्शन।
अब बात सुनो, मैं इसको और इसको, ध्यान से देखो, मैं इसको और इसको एक छोटा सा डिफरेंस दिखा रहा हूं। मैंने कहा नो टू ऑर्डर्ड पेयर, देखो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर होंगी, सो इज अ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यहां पे इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट हैं, यहां पे हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है। दिस इज फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज टू ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यहां पे देखो, वन की सिर्फ एक ही इमेज है 6, इसको इमेज बोलते हैं, और इसको प्री इमेज बोलते हैं। यानी कि 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6 एंड 6 इज द इमेज ऑफ 1। ठीक है, तो 1 की एक ही इमेज है 6, 2 की एक इमेज है 7, 3 की एक इमेज है 8। ठीक है, लेकिन यहां देखो 2 की 2 इमेज है, 2 की 6 भी है, 2 की 8 भी है। तो जहां पे भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि वो फंक्शन नहीं है। जब एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो जाए तो वो फंक्शन नहीं है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, दिस इज द फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशन बट विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब सुनते हैं, 2-3 चीज़ें हैं वो बताते रहो मैं आपको ओरली, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। पहली चीज़ है डोमेन। ठीक है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड एज डोमेन। यानी कि अगर हम इस रिलेशन की बात करें, सपोज दैट ये रिलेशन R1 है, तो R1 रिलेशन की जो डोमेन होगी वो क्या होगा, 2 और 4। तो डोमेन जो है R1 रिलेशन की क्या होगी, इट्स अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2 और 4। अगर R2 रिलेशन की बात करें तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, तो यहां पे क्या आएंगे 1 और 3, ये इसकी डोमेन है। रेंज, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स, रिलेशन में जो जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनमें सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। दैट इज 6 और 8 यहाँ पे क्या है, रेंज होगी रिलेशन R1 में। और इसमें क्या होगा, 5 और 7 रेंज होगी। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट रेंज और डोमेन का इसमें अप्लाई होता है, किसमें, फंक्शन में। फंक्शन में भी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन एंड सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इज, यानी कि सेट ऑफ इमेजेस इज रेंज। अब बात सुनो, एक चीज, तीसरी चीज भी होती है दैट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। तो ये जो पूरा सेट बी सेट होता है ना, यानी कि एक चीज देखो, अगर मैंने FA to B कहा तो ये पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। पूरा सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। सेम ईयर अगर मैं A और B कह रहा हूं तो ये पूरा सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। तो ये थे पिछले साल के कुछ कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं 12th के कॉन्सेप्ट्स की, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, रिलेशंस आर द सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें एक सेट लेना पड़ेगा, फिर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर हमें रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। और क्योंकि मुझे टाइप्स ऑफ रिलेशन बताने हैं तो मैं क्या करूंगा, एक सेट पे रिलेशन लेके चलूंगा, जिससे कि मैं उसी के सबसेट लेके और आपको डिफरेंस बताता चलूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस में डिफरेंस क्या है, व्हाई दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्या, लेट R बी अ रिलेशन इन सेट ए। मतलब क्या होता है इस बात का मतलब ये होता है कि अगर R एक रिलेशन है सेट ए में, इस बात का मतलब होता है कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, और वी कैन से ARA। ठीक है, A का A से ही रिलेशन। ठीक है, तो लेट A बी अ सेट विच इज व्हाट 1 2 3 4। तो मैं फिर से इसके क्या लिखने वाला हूं, सबसेट लिखने वाला हूं, जिससे कि मुझे सारे रिलेशन बताते समय आसानी हो। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक है, ठीक है, जो कॉमा रह गया उन्हें भूल जाना, कोई बात नहीं,
बिना वो मैं क्या काम चला लूँ। ठीक है, अब सुनो ये हमारे पास a इंटू ए आ गया। ठीक है, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करता चलूंगा और इन्हीं से सबसेट लूंगा और इन्हीं से आपको डिफरेंस बताता चलूंगा। तो सबसे पहला रिलेशन जो आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। ये रिलेशन क्या है? अभी मैं अगर आपको एक बात कहूं, क्या, जैसे देखो आर ए बी एंड b is equals to a plus 5 where a belongs to a and b belongs to a। दोनों a से बिलोंग करेंगे ना, क्योंकि रिलेशन इन सेट a है तो आर इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a। अब क्या आप मुझे ऐसा एक रिलेशन में कोई एक एलिमेंट दे सकते हो जिसमें b इज इक्वल टू a प्लस 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट a से बिलोंग करेंगे। मान लो मैं 1 लूं तो 1 प्लस 5 करना 6, ये ही नहीं आ रहा तो 2 प्लस 5 तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है क्या, एम्प्टी रिलेशन, जिसमें आप एक भी एलिमेंट लिख ना पाओ। उसमें वो क्या होगा, वो रिलेशन क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। सिंपल भाई, रिलेशन एक सबसेट है और जो एम्प्टी सेट होगा वो क्या है, वो एम्प्टी रिलेशन है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इन दोनों रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं, ट्राइवियल। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ, या फिर फर्स्ट सेट की जगह मैं क्या करूंगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। मैंने यहाँ पे इसलिए सेट बी लिख दिया जिससे कि आपको अगर कोई कभी दूसरा सेट दिखाई दे, ठीक है, तो उससे आपको पता रहे। अगर मैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए करूँ तो उसका भी वही मतलब हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड होना चाहिए। अब देखो एक ऐसा रिलेशन बताता हूँ मैं आपको। मान के चलो मैं कह रहा हूँ ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप ए माइनस बी ग्रेटर, उसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस सेट को छोड़ो, आप कोई सा भी सेट ले लो, ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। रियल नंबर, इंटीजर्स, कुछ भी लो। तो अब अगर इस सेट की बात कर रहे हो तो हमें यहाँ पे क्या मतलब है कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो ऐसा रिलेशन जिसमें आप कोई से दो एलिमेंट ले लो, आप एक काम करो, इसमें यूनिवर्सल रिलेशन में कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, आप कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर, वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। या तो इसके दो मतलब हो गए कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, अगर मैं एक बात सिंपल सी शॉर्ट में खत्म करूं, क्या, अगर आर इक्वल टू ए क्रॉस ए आ जाए ना, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए आ जाए, यूनिवर्सल रिलेशन है। और आप चेक कर लो मैंने ऐसी बात क्यों कही। ठीक है, नाउ एक चीज होती है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होता है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कुछ बुक्स में इस्तेमाल किया हुआ है आइडेंटिटी रिलेशन। मैं फिर भी बता देता हूँ। एक्चुअली आइडेंटिटी फंक्शन की तो एक बात होती है, रिलेशन कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? इसमें हर एलिमेंट अपनी ही इमेज दे देता है। मतलब सुनो, मतलब ये है आइडेंटिटी रिलेशन। उसमें क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन में कि ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन आर इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर मैं कहूँ आर इक्वल टू 1 1 और 2 2, तो ये है आइडेंटिटी रिलेशन। एक की इमेज एक ही है, दो की इमेज दो ही है, यानी कि जो रखा वही आ गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन, दैट इज एलिमेंट गिव इट्स इमेज ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जो भी एलिमेंट रखोगे वो अपनी ही इमेज दे देगा। ठीक है, 1 है तो 1 ही दे देगा, 2 है तो 2 ही दे देगा, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन।
बात करते हैं अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 रिलेशन की बात करेंगे, डेट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर आपको ये आता है तो बेसिक तो हमें यही पढ़ना था इस एक्सरसाइज में, ये बाकी सब तो बैकग्राउंड है। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ना है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेसेसरी था, मैंने उसे मिटा दिया, लेकिन ये नेसेसरी था तो मैंने इसे लिखा रहने दिया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ध्यान से। 3 चीज़ें अगर आपने समझ ली ना, तो मैं कह रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ करते रहो क्वेश्चंस, फाइनल आंसर एक ही बार में। लेकिन अगर समझ में नहीं आया ना, तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि एंड तक ना ये समझ में नहीं आ पाएगा कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बता कैसे रहे हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए की फॉर्म में होते हैं। यानी कि जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। तो आप कहोगे कि सर ये इससे कैसे अलग है। देखो ना ध्यान से, फर्क है किसका, इस वर्ड का, एवरी यानी कि जितने भी ए होंगे ए सेट के अंदर, उन सब के डबलेट्स आने चाहिए, उन सब के ए की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब समझो, जैसे अगर मैं आपको कह रहा हूं कि एक रिलेशन है क्या, 1 1 2 2 3 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसमें 4 4 नहीं है, इसमें 4 4 नहीं है। और मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी ए एलिमेंट हैं इसमें सबके ए की फॉर्म होनी चाहिए रिलेशन में। मतलब 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए। और अगर यहाँ 5 भी होता तो 5 5 भी होना चाहिए। यानी कि एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब के डबलेट्स होने चाहिए। डबलेट समझते हो ना, डबल पेयर। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, लेकिन इसमें क्योंकि 4 4 नहीं था तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं था। ठीक है, अब मैं अगर एक दूसरा रिलेशन लिखूं, 1 1 2 2 3 3 4 4, अब बताओ आप क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑफ कोर्स रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है ए सेट के अंदर, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा ए सेट के अंदर जिसका डबलेट ना आया हो। चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और क्या ये आइडेंटिटी है? यस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी एक ही बात है? नहीं, यहां रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव नहीं था, आइडेंटिटी है। यहाँ रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है। तो ऐसा हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, अब सुनो, अब मैं एक रिलेशन और लिख रहा हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि मेरे पास जितने भी एलिमेंट थे सेट के अंदर उस सब के डबलेट्स हैं यहाँ पे। मुझे कोई मतलब नहीं है कि इसके आगे क्या लिखा है, ये 4 होने चाहिए थे तो ये 4 हैं। आई बात समझ में? यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के क्या होने चाहिए, डबलेट्स आने चाहिए, ए की फॉर्म आनी चाहिए। यानी कि 1 1 1 2 3 4 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। यहाँ पे वो 4 4 नहीं था, यहाँ पे वो चारों हैं, यहाँ पे भी चारों हैं, एक एलिमेंट फालतू है। मुझे इस पर ध्यान ही नहीं देना यार, मुझे तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है फिलहाल। क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है। बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से करेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 80% ऑफ द पार्ट तो इंट्रो में कन्वर्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा आपका, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम एक्सरसाइज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशंस की, दैट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्री यानी कि उल्टा पुल्टा, समझ गए? तो वही बात है सिमेट्री। अब उसने कहा कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाई करे यानी कि बताए कि A2 A1 भी R से बिलोंग कर रहा है, यानी कि सीधी बात करते हैं, यानी कि जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर हों
अगर उसके उल्टे भी मौजूद हैं, सीधी सच्ची बात हिंदी में करते हैं, उसमें उसने कहा है कि अगर किसी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं और उसके उल्टे भी मौजूद हैं तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। मतलब समझेंगे। अब देखो, उसने कहा 1 2 है, क्या इसका उल्टा है? 2 1 है, दिख रहा है? नहीं है। पहली बार में ही कह दिया हमने दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे सिमेट्रिक की टेबल बनाते हैं हम, तो ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है, 2 1 है ही नहीं। एक एलिमेंट को देखते ही हमने रिजेक्ट कर दिया कि ये सिमेट्रिक है ही नहीं। चलो 1 2 है, 2 1 दिख गया। ठीक है, 2 1 है, 1 2 दिख गया। 1 1 है, उसका उल्टा 1 1 दिख गया। 2 2 है, उसका उल्टा 2 2 दिख गया। 3 3 है, उसका उल्टा 3 3 दिख गया। यस, सिमेट्रिक। आई बात समझ में? अब 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 दिख गया। 2 1 है, उसका उल्टा 1 2 दिख गया। 2 3 है, उसका उल्टा देखो 3 2 दिख रहा है कहीं? कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा ना। यहीं पर मना कर दिया हमने, हम आगे देखते ही नहीं, सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 दिख गया। 2 2 है, इसका उल्टा 2 2 दिख गया। 3 3 है, उसका उल्टा 3 3 दिख गया। 4 4 है, उसका उल्टा 4 4 दिख गया। 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 दिख गया। 2 1 है, उसका उल्टा 1 2 दिख गया। 2 3 है, उसका उल्टा 3 2 है। एक एलिमेंट की वजह से ये भी गया, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 दिख गया। 2 2 है, इसका उल्टा 2 2 दिख गया। 3 3 है, इसका उल्टा 3 3 दिख गया। 4 4 है, उसका उल्टा 4 4 भी दिख गया। यस, इट इज सिमेट्रिक। यानी कि इतने सारे रिलेशंस में 2 रिलेशन सिमेट्रिक थे और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा क्या कि अगर अगर जितने भी फॉर ऑल A1 A2, फॉर ऑल A1 A2, मैंने एवरी A1 बिलोंग्स टू ए नहीं कहा, मैंने कहा फॉर ऑल A1 A2, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं अगर उसके उल्टे भी मौजूद हैं, अगर उनका रिवर्स करके भी मौजूद है, ठीक है, अगर उनके ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स को रिवर्स करके यानी कि इंटरचेंज करके वो भी मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक है। आई बात समझ में? अब जब सिमेट्रिक हमने कर ही लिया और इतने सारे रिलेशन लिख ही रखे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि एक बार हम रिफ्लेक्सिव रिवाइज करें और इसमें देखिए कौन कौन से रिफ्लेक्सिव हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको भी पता है 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके सारे रिलेशन किस पे ले रखे हैं? ए सेट पे ले रखे हैं। इसी के तो सबसेट्स की बात कर रहे हैं हम जब से, एक रॉ से एक ही। तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, फिर से 4 4 नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे सारे मौजूद हैं। देखो, जब हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं तो हम सिर्फ सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स देखते हैं। कौन से सारे एलिमेंट्स? जितने भी ए के मौजूद हैं, जितने भी ए में मौजूद हैं उन सब के हम रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं? सबके डबलेट्स देखते हैं। ठीक है, जब हम सिमेट्रिक देखते हैं तो हम सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके उल्टे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है और 1 1 2 2 3 3 4 4, यस। तो इसका मतलब क्या ये है कि जो रिफ्लेक्सिव होंगे वो सिमेट्रिक भी होंगे? ऐसा नहीं है। जितने भी रिफ्लेक्सिव होंगे ऐसा नहीं है कि वो सिमेट्रिक भी होंगे। आप एक बार चेक कर लो, ये भी तो रिफ्लेक्सिव था, ये कहाँ से सिमेट्रिक है? नहीं, सिमेट्रिक की अलग परिभाषा है कि जितने भी उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके उल्टे भी मौजूद हैं अगर उस रिलेशन में, तो वो सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव की सिर्फ एक परिभाषा है कि जितने एलिमेंट्स उस ए सेट के अंदर होंगे उसके डबलेट्स अगर मौजूद हैं रिलेशन में, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और देखते हैं रिफ्लेक्सिव में, सॉरी सिमेट्रिक में। ठीक है, ये जनरली बुक्स में यूज़ किया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, दैट इज आर इनवर्स। ठीक है, इस आर इनवर्स को बता रहा हूँ मैं। इसमें हम इस रिलेशन की बात करेंगे, ये वाला जो रिलेशन है, ठीक है, हम इसके इनवर्स की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? इसका उल्टा ले रहे हैं हम। ठीक है, 1 1 का उल्टा दैट इज 1 1, 2 2 का उल्टा दैट इज 2 2, 3 3 का उल्टा दैट इज 3 3, 4 4 का उल्टा दैट इज 4 4। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2 1 का उल्टा 1 2, और आपको लगता है ये तो हमें सर ने पढ़ाया ही नहीं है सीबीएसई क्लास वीडियोस पे, तो 3 2। तो अगर आर इनवर्स किसके इक्वल हो जाए? आर के इक्वल हो जाए, तो रिलेशन आर क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है।
अब आप एक चीज़ देखो, मैं बताऊंगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक क्यों नहीं है। इन दोनों रिलेशंस की बात कर रहे हैं क्योंकि इसी का तो इन्वर्स लिखा हमने। देखो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये मैं काट रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ये नहीं कि आपको एग्जाम में काटना है। 1 2 भी है इसमें, 2 1 भी। भाई दो सेट्स तभी तो इक्वल होते हैं जब उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सब इक्वल हो, ठीक है। जितने ऑर्डर्ड पेयर्स उसमें हो, जितने उतने ऑर्डर्ड पेयर्स उसमें हो, और सारे कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर्स सेम हो। देखो लेकिन इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 नहीं है, इसमें उसका उल्टा आ गया। आई बात समझ में? 2 3 है लेकिन यहाँ पे 2 3 नहीं है, सिर्फ इन दो एलिमेंट्स की वजह से आर इनवर्स इज नॉट इक्वल टू आर एंड सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए हमने देखा भी है इस रिलेशन के आगे हमने नॉट सिमेट्रिक लिखा था। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। सो स्टूडेंट्स देखते हैं, अब हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है ये देखते हैं। वो कहता है अगर किसी रिलेशन में ए बी है, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि किसी रिलेशन में ए बी है और बी सी है, मतलब समझ रहे हो आप? यानी कि जो दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, यानी कि ये चीजें सेम है। इस हिसाब से अगर ए बी है किसी रिलेशन में और बी सी है, तो अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा तो इस बात को ये इंप्लाई करता है कि उसमें ए सी भी होगा। ये तो मैथमेटिकल बात थी, अब मैं बताता हूँ हिंदी में क्या है। कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो भाई साहब अगर ए सी बिलोंग्स टू आर भी हो गया ना तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात सुनो, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, और अगर ए सी बिलोंग्स टू आर भी हो गया तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, तब समझ में आएगा। देखो 1 2 है, 2 3 है, लेकिन क्या 1 3 है? ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, यहां देखते हैं 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है। आई बात समझ में? 1 2 है, 2 1 है और 1 1 भी है। यहां तक तो बात क्लियर है, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 भी है, ये भी क्लियर है। 1 1 है, ठीक है, तो 1 1 अगर होगा ना तो हमें चेक करना ही नहीं है। 1 1 है, और देखो इसके सेकंड एलिमेंट से मिलता हुआ पहला एलिमेंट किसका है? 1 3 का है, तो 1 1 है, 1 3 है और 1 3 भी है। आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट पे चलो, 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 भी है, ठीक है। फिर 3 3 है और 3 3 है, और कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो एक बात सुनो, मैंने आपसे क्या कहा, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, लेकिन मान लो अगर बी सी है ही नहीं तो फिर ट्रांजिटिव चेक करने का मतलब ही नहीं बैठता। तो इस एलिमेंट से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसे हम चेक ही नहीं करना। ये है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, हमें इसे चेक नहीं करना, इसकी वजह से रिजल्ट हमारा नो नहीं होगा। हम अगले को चेक करेंगे। 1 3 है, 3 3 है, तो 1 3 भी है, ठीक है। कहने का मतलब अगर ए बी है और बी सी है तो हमें ए सी चेक करना है, लेकिन अगर बी सी है ही नहीं और ए बी है, तो बी सी जब है ही नहीं तो ए सी कहाँ से लाओगे? तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे एलिमेंट को छोड़ दो, ऐसे एलिमेंट को छोड़ दो, आंसर आपका ट्रांजिटिव रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिलेशन की बात करूं 1 2 और 3 4, अब आपको कि सर ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है। सिमेट्रिक है, नहीं है, क्यों? 1 2 है, 2 1 नहीं है, 3 4 है, 4 3 नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? तो आप कहोगे सर ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ हाँ ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी की बात ही नहीं कर सकते। फिर ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी की बात ही नहीं कर सकते। तो जब बात ही नहीं कर सकते तो ट्रांजिटिव है, जब बात ही नहीं कर सकते तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए बी और बी सी होने के बाद अगर ए सी नहीं है तो मना करेंगे, सिर्फ ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन जब बी सी है ही नहीं तो ठीक है, लिखो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव ना होने का सिर्फ एक कारण है, ट्रांजिटिव ना होने का सिर्फ एक कारण है कि अगर ए बी है और बी सी है और ए सी नहीं है तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। इन ऑल केस ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यानी कि इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रांजिटिव है। अब बात करते हैं 1 2 है, 2 1 है, ठीक है। 1 1 है, हाँ जी है। फिर 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 भी है। फिर 2 3 है,
3 3 है तो 2 3 भी है, देखो ना, ए बी है, बी सी है तो ए सी भी है, 2 3 भी है। फिर 1 1 है, फिर 1 1 है, और 1 2 है तो 1 2 भी है। देखो ना, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, और ए सी भी यही हो गया। ये ए बी है, ये बी सी है, और ए सी भी यही है। ठीक है, 2 2 है, ए बी हो गया, 2 3 है, यहाँ पे भी देखो ये ए बी है, ये बी सी है, और यही ए सी है, तो ये हो गया 3 3। इसके साथ कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव को आपको बहुत प्यार समझना पड़ेगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। एक बात तो हम समझ गए कि जितने भी ये रिफ्लेक्सिव वाले केस हैं ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें इन्हें इनके साथ देखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 1 है और 1 2 है तो ऑब्वियसली ए बी है, बी सी है, और ए सी यही हो जाता है। ठीक है, ऐसी ये है, देखो 2 2 है, 2 1 है तो 2 1 यही हो जाएगा। तो ऐसे रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है कि ये ए बी का काम करते हैं और फिर बी सी और ए सी दोनों यही चीज़ हो जाती है। ठीक है, आपको तो सिर्फ ये फॉर्मेट देखना है कि ए बी है, बी सी है तो ए सी कहाँ है, वो चाहे वही एलिमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 है, 3 3 है, और इसके बाद बी सी है ही नहीं, छोड़ो फिर इसे। 4 4 है, इसके बाद भी बी सी है ही नहीं, छोड़ो तो इसे। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है, ये रहा। फिर इसके बाद 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 ये रहा। 2 3 है और 3 2 3 3 है तो 2 3 ये रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, समझना तो पड़ेगा आपको। अब सुनो, ये देखो मैंने बताया था ना रिफ्लेक्सिव के केस में ये तो ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव केस जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, क्या हमेशा होता है? हाँ, लेकिन एक केस में नहीं होता, जैसे मैं बताता हूँ आपको। क्या? अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या कर देता, ये 1 1 है, 2 3 2 2 है, 2 3 3 3 है, 4 4 है। मान लो मैं एक काम कर देता, क्या, 1 2, ठीक है, और 2 3 ये और ऐड कर देता। अब देखो, अब ये जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन 1 2 है, 2 3 है, 1 3 को होना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होता? जब ए बी तो है और बी सी भी है लेकिन ए सी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव ना होने का सिर्फ एक कारण, ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ ए बी है, बी सी है ही नहीं, मान लो मैं इसे हटा दूं, अब ये ट्रांजिटिव है क्योंकि बी सी है ही नहीं। ये बात समझ में? अब ये ट्रांजिटिव है। तो वैसे इसके साथ अब इसका पेयर चलेगा 1 2 2 2 और 1 2। लेकिन अगर 1 2 और 2 3 आ गया था तो 1 3 होना जरूरी था, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 3 नहीं है। तो इसलिए फिलहाल इसको अभी फिलहाल इस जगह पे रखें तो ये ट्रांजिटिव है। अब इस पे देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, अब देखो 1 2 है, 2 1 है और 1 1 भी है। ऐसी 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 1 3 नहीं है, बस पकड़े गए, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रांजिटिव समझना है। एक बार आप फिर से आप मुझे दोबारा से देख के बहुत आराम से उसको रिवाइंड करके देखें और समझें कि ट्रांजिटिव में मैंने क्या समझाया है। ठीक है, आपको समझ में आएगा, डेफिनेट है वो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं अलग से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे अलग से वीडियो बनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको समझ में आया तो ठीक है, और नहीं आया तो मुझे बताएं। ठीक है, अच्छा इसमें हम एक काम कर लेते हैं, यहीं के यहीं सिमेट्रिक और चेक कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। सिमेट्रिक 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 है, नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, उसका उल्टा भी है, 2 2 का उसका उल्टा भी है, 3 3 का भी है। 1 3 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, नहीं है। 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 सबके उल्टे हैं। 1 2 का उल्टा है, 2 1 का भी उल्टा है, 2 3 का उल्टा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये भी सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है, चेक कर लो। 2 3 का उल्टा 3 2 भी मौजूद है, 1 2 का उल्टा 2 भी, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके सबके उल्टे मौजूद हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है,
1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, 1 1 2 2 3 3 फिर से 4 4 नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब एक छोटी सी बात बतानी है मुझे आपको, उसे बहुत ध्यान से समझेंगे। जब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बात समझ में आ गई, तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूं। एक चीज होती है डेट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बात है तो बड़ी, लेकिन जब मैंने इतनी बड़ी बड़ी बात आपको बता दी तो मैं भी इस बात को शॉर्ट में निपटाऊंगा। एक चीज होती है इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर एक रिलेशन ये तीनों हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय दिस, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो देखो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल अपने ही कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा। तो फॉर ऑल T बिलोंग्स टू, या फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, ठीक है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ठीक है, जितने भी ट्राइंगल्स होंगे वो अपने तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखो अगर T1 बिलोंग्स टू T1 T2 बिलोंग्स टू R है, मतलब समझो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये तो मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, सॉरी कॉन्ग्रुएंट का साइन, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, तो भाई T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा? तो इट इम्प्लाइज व्हाट, क्या T2 T1 भी बिलोंग्स टू R होगा। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R, एनी T1 T2, अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R है तो T2 T1 भी बिलोंग्स टू R होगा ही होगा। तो इसलिए सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो अगर T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 भी कॉन्ग्रुएंट है, बिलोंग्स टू R का मतलब तो यही है ना, वो कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस है यार कि T1 T3 भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है, और ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन R क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है दैट इज व्हाट, इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। जनरली बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, कहने की कुछ है नहीं, लेकिन ये अच्छा है, इसको देखते हैं और इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस क्लासेस हमारा टॉपिक है, द लास्ट टॉपिक, ठीक है। और देखो इसे समझाने से पहले मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि ये जो जितनी भी थ्योरी है ना, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मैं कितना भी समझा लूँ। तो मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर मैं इस थ्योरी की एक एक लाइन समझाऊंगा आपको, और आपको कितनी ईजिली क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। उसने कहा शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय दिस इज इक्विवेलेंस। हमें इसे इक्विवेलेंस दिखाना है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ। देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी दो इंटीजर ले लो आप, कोई भी दो इंटीजर ले लो, उनका डिफरेंस कितना आएगा? a माइनस ए कितना आएगा? 0 आएगा। a माइनस ए 0 आएगा, और 0 को हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 डिवाइड्स 0 ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि 0.2 इज व्हाट, 0। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करें, देखो अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू R कर रहा है, तो इट मीन्स क्या कि a माइनस बी इज सम 2 का मल्टीपल, 2 इंटू R, यानी कि 2 का सम मल्टीपल होगा नहीं होगा a माइनस बी। और अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू R है, तो देखो b माइनस ए क्या होगा? माइनस 2R हो जाएगा, लेकिन डिवाइड तो अब भी 2 से ही हो रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा? बी ए बी बिलोंग्स टू R हो गया। अगर ए बी बिलोंग्स टू R है तो बी ए बिलोंग्स टू बी R है, ठीक है, और यही इसको इंप्लाई कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू R है और बी सी बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब समझे आप क्या है? इसका मतलब ये है
कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 यानी कि 2r एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, वो भी तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल ही होगा, चेक कर लो। तो इसका मतलब क्या है, ये ए सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है ये, सिमेट्रिक भी है ये, ट्रांजिटिव भी है ये। तो क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात सुनो, अब इस रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन होने के बाद मैं एक बात कह रहा हूं कि देखो ये रिलेशन क्या है, a माइनस बी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। इस रिलेशन में मैं क्या कुछ ऐसे सबसेट्स बना सकता हूं इस पूरे रिलेशन में, यानी कि सेट जो z है हमारा, इंटीजर्स का जो सेट है, उसको कुछ सेट में तोड़ सकता हूं। और वो कैसे सेट हैं जो इस रिलेशन को फुलफिल करेंगे लेकिन आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। एक बार और बता रहा हूं मैं आपको, इस रिलेशन के तहत मैं उस सेट को ऐसे कुछ भागों में तोड़ने वाला हूं जिससे क्या होगा, वो जो भाग होंगे उसके सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, आपस में इस रिलेशन आर के थ्रू रिलेटेड होंगे लेकिन दूसरे सेट के साथ क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं, अगर मैं इसमें सारे इवन नंबर्स ले लूं, इवन नंबर्स का सेट, इवन नंबर्स यानी कि इवन इंटीजर्स कंटेनिंग जीरो, तो देखो क्या होगा, मेरे पास 0 प्लस माइनस 2, देख लो ना आप, 0 2 आर से बिलोंग करेगा, 0 माइनस 2 भी आर से बिलोंग करेगा, 0 प्लस माइनस 4, 0 प्लस माइनस 6, ये सब कैसे बिलोंग करेंगे, आर से बिलोंग करेंगे। यानी कि मैंने इंटीजर जो जेड सेट था, एक तो उसे किस में तोड़ा, इवन इंटीजर्स में। फिर मैं ऑड इंटीजर्स का भी एक सेट बना सकता हूं, किसके तहत, इस रिलेशन के तहत ही। कैसे, ऑड इंटीजर्स कंटेनिंग 1, उसमें क्या होगा, 1 प्लस माइनस 3, 1 प्लस माइनस 5, 1 प्लस माइनस कितना, 7। तो यानी कि मैंने इस इंटीजर्स के सेट को कैसे तोड़ा, एक तो इवन इंटीजर्स के सेट में तोड़ दिया, एक ऑड इंटीजर्स के सेट में तोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ये जो सेट है इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 है। तो मैं इस सेट को क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, इस सबसेट को क्या कह रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। और इस सेट को क्या कह रहा हूं मैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 के साथ जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो 2r हैं। ये इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 है और इसका मतलब क्या है कि इसके साथ जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो 2r यानी कि 2 के मल्टीपल्स के साथ हैं 0 में। और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, और इसमें जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो 2r प्लस 1 की फॉर्म में इसके साथ हैं। अब मैं लेफ्ट वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ, कहते हैं लेट आर बी इन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे हमारा आर बी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इज एन आर्बिट्ररी सेट एक्स, ठीक है, इन एन आर्बिट्ररी सेट एक्स, यानी कि हमारा रिलेशन किस में था, इन सेट जेड ऑफ इंटीजर्स में था। फिर वो कह रहा आर डिवाइड्स एक्स, हमारे आर ने एक्स को, यानी कि हमारे आर ने जेड को कितने पार्ट में डिवाइड करा, 2 पार्ट में, इवन में और ओड में। तो कह रहा आर डिवाइड्स एक्स इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। देखो इवन और ऑड आपको भी पता है म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट है, ठीक है। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए आई सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर, सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई, यानी कि एक सबसेट की बात करें तो इवन इंटीजर्स में सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आप किसी को भी ले लो, ठीक है, किसी को भी ले लो, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को ले लो इवन में, इवन इंटीजर्स में आप किसी भी 2 एलिमेंट को लोगे ना, उनका जो डिफरेंस है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो कह रहा ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसी ऑड की बात करें,
ऑड में भी जितने एलिमेंट्स होंगे उनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल होगा। कह रहा नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे। कह रहा इवन के किसी भी एलिमेंट का ऑड के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप एक नंबर इवन लें और दूसरा ऑड लें, उसका डिफरेंस कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसने कहा यूनियन ऑफ ए जे, यानी कि यूनियन इन सब सबसेट्स को मिला के अगर हम उसका यूनियन लें तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक्स ही आ जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा सेट था जेड ही आ जाना चाहिए, और इनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। इवन और ऑड का इंटरसेक्शन फाई है वगैरह कि ऐसे सबसेट्स यानी कि इवन सबसेट और ऑड सबसेट, दीज आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंस क्लासेस। और ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन द्वारा उस सेट में निकाले गए वो सबसेट हैं जो आपस में तो कैसे रिलेटेड हैं, इस रिलेशन के थ्रू ही, ठीक है, इस रिलेशन के थ्रू ही, लेकिन म्यूचुअली क्या है, डिसजॉइंट है, और इसमें अपने अपने सेट में क्या है, वो रिलेटेड है। ठीक है, तो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद एक रिलेशन और रह जाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इज नॉट एज पर द एनसीईआरटी, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको यहाँ छोटी सी जगह में कि क्या है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वो कहता है कि इफ अ रिलेशन बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए आर बी, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। एंटीसिमेट्रिक में क्या कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है तो इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, एंटीसिमेट्रिक। मतलब समझो अगर ए बी हुआ और बी ए भी हुआ तो इस बात से ये मतलब होना चाहिए कि ए और बी इक्वल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ ए बी सच दैट ए इज डिविजिबल बाय बी, डिविजिबल बाय बी। ठीक है, अब सुनो, अगर ए बी से डिविजिबल है, ए इज डिविजिबल बाय बी है, ठीक है, और बी भी ए से डिविजिबल है, तो इस बात का टोटल क्या मतलब हो गया कि ए बी के इक्वल होगा। तो ऐसे रिलेशन को एंटीसिमेट्रिक कहते हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट फिर भी पता होना चाहिए। तो ये था हमारा एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। लेट्स प्रोसीड टू व्हाट एक्सरसाइज 1.1। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।